वेलकम बैक टू रॉयल सिविल इंजीनियरिंग। तो रॉयल सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। अपन ने लास्ट टाइम क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा था और यहीं से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था अपना, वेट कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन ये था कि आरसीसी बीम कर्व्ड इन प्लेन इज डिजाइन बाय, किस किस की तरह डिज़ाइन किया जाएगा। ऑप्शन में आपको जहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स और टॉर्जन देखने को मिलेगा, उन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन अपने पास सिंगली रेनफोर्स बीम है जिसकी विड्थ दे रखी है हमको, ठीक है, डेप्थ दे रखी है और FE 415 का है, M20 है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी है, 0.48 टाइम्स दे रखी है इफेक्टिव डेप्थ की ऑफ द बीम। तो आपको क्या बताना है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताना है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहता है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए, 415 के लिए कितना रहेगा। तो 415 के लिए कितना लेते हैं, 0.138 FC के BD²। बस इसके बाद तो आपको वैल्यू पुट करनी है, सारी आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना RC बीम है जिसकी विड्थ दे रखी है 250 mm, ठीक है, और डायमीटर डेप्थ दे रखा है 400 mm, FE 415 है, कवर भी दे रखा है, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही है। हमने बताया था कि जो टेंशन रेनफोर्समेंट रहता है मिनिमम जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरीके से निकालते हैं, कुछ इस तरह से निकालते हैं, AS/BD इक्वल टू 0.85/FY करके। बस फिर तो अपन को वैल्यू रखनी है, मैक्सिमम रहता है 4%, ठीक है ना। तो मैक्सिमम में भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, 4% ऑफ BD, ठीक है। ये हो गया अपना मैक्सिमम। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है कि परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एनकर्ड स्लिप ऑफ 3 mm इन अ बीम ऑफ लेंथ 30 मीटर विच इज पोस्ट टेंशन। अब बीम कैसा है, पोस्ट टेंशन है बाय टेंडन सब्जेक्टेड टू एन इनिशियल स्ट्रेस ऑफ, इनिशियल स्ट्रेस दे रखा 1200 न्यूटन पर mm² का, एंड मूवमेंट ऑफ इलास्टिसिटी कितना दे रखा है, मूवमेंट ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस बताना है, ठीक है, ड्यू टू एंकर स्लिप के कारण, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले आप निकालेंगे स्ट्रेन। ये एप्सिलॉन का जो साइन होता है ना, स्ट्रेन के लिए होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। तो स्ट्रेन हम निकालेंगे, स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, वही चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो परसेंटेज लॉस इन स्ट्रेस ड्यू टू एंकर स्लिप ऑफ 3 mm इन अ बीम ऑफ लेंथ 30 mm। तो चेंज इन लेंथ 3 mm और 30 mm जो दिया हुआ है ना, बस इससे अपन स्ट्रेन निकाल लेंगे। स्ट्रेन निकालने के बाद ये आया 10⁻⁻⁴। परसेंटेज लॉस क्या रहता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। परसेंटेज लॉस रहता है स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू 100, ठीक है। ये ऊपर मैंने आपको बताया था ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही था ये, MO मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बस तो आपको परसेंटेज लॉस निकालने का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये रहता है, ये मैं स्टार बना रहा हूँ, आप इसको याद कर लेना, एप्सिलॉन इंटू E/P0 इंटू 100। स्ट्रेस भी, जो P0 भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, बस आप इसी वे में निकाल लेंगे, ये तो बाकी कैलकुलेशन है। आइए वापस थ्योरी पर, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हैं AE के एग्ज़ाम में, और राइटिंग के लिए माफ़ी, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरा भरपूर मिलेगा। तो देखिए ये कंसेप्ट है इसमें, द प्रपोर्शन ऑफ ए शियर क्रैक इन अ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर डिपेंड्स, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर डिपेंड्स ऑन द, किस पर डिपेंड करता है, प्रपोर्शन ऑफ शियर क्रैक का जो प्रपोर्शन रहता है किसमें, इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, बीम के क्रॉस सेक्शन के शेप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जो शियर क्रैक रहता है, ठीक है, शियर क्रैक कंसेप्ट क्या है कि शियर क्रैक इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में शियर क्रैक मेंबर आर ऑफ 2 मेजर टाइप, 2 टाइप के रहते हैं। कौन से 2 मेजर टाइप के रहते हैं वो सुनिए। तो क्या बता रहे हैं अपन, शेयर क्रैक इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर आर ऑफ 2 मेजर टाइप, 2 मेजर टाइप के रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं वो सुनिए, ठीक है। 2 मेजर टाइप के हैं, कौन कौन से हैं वो देखिए। एक रहता है वेब शेयर और एक रहता है आपका फ्लेक्सर शेयर, ठीक है, वेब शेयर और फ्लेक्सर शेयर, बस ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। ये आता है एज पर IS 456, IS 456 के अकॉर्डिंग, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग है ये कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, आपको RCC कंपोनेंट दे रखा है और नॉमिनल कवर है उसका, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। स्लैब में कितना रहता है 20, बीम में कितना रहता है 30, कॉलम में कितना रहता है 40, फाउंडेशन में कितना रहता है 50। आप ट्रिक भी बना सकते हैं, ट्रिक तो कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है
कि नीचे जाते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है 20, 30, 40, 50, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको मिनिमम कवर याद रखना है। मिनिमम कवर कितना देते हैं आरसीसी कंपोनेंट में, स्लैब, बीम, कॉलम एंड फाउंडेशन में, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट आता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, ये डायरेक्ट आप याद रखना, परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है टाउ सी है ये। ठीक है, टाउ सी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, टाउ सी की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है, परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट पर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। ठीक है, अब ये क्या होता है, परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट डिनोट करते हैं पीटी से। क्या होता है, क्या पीटी इक्वल टू AST अपॉन BD इंटू 100, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आइए, मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी फुटिंग रेस्टिंग ऑन। ठीक है, ये मिनिमम थिकनेस बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी फुटिंग किस किस पर, इन दो में बहुत पूछा जाता है। अगर सॉइल पर रेस्ट कर रही है और पाइल पर रेस्ट कर रही है तो कितनी कितनी रहती है, तो सॉइल पर रहती है 150 mm और पाइल पर रहती है 900 mm। आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास लैप लेंथ से रिलेटेड है। लैप लेंथ मतलब क्वेश्चन क्या है, सारे कंसेप्ट ही हम डिस्कस कर रहे हैं। लैप लेंथ इन कंप्रेशन सेल नॉट बी लेस देन, कंप्रेशन में लैप लेंथ कभी भी 24 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, लैप लेंथ इन फ्लेक्सरल शेल बी ग्रेटर ऑफ, जो फ्लेक्सर में जो लैप लेंथ रहेगी ना फ्लेक्सर में, वो LD और 35, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा वो होती है लैप लेंथ इन फ्लेक्सरल। ठीक है, और लैप लेंथ इन डायरेक्ट टेंशन शैल बी ग्रेटर ऑफ, और डायरेक्ट टेंशन में जो लैप लेंथ रहती है ना वो 2LD और क्या 35, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा वही रहती है, तो उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट। कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग डायगोनल टेंशन में, एक मिनट, क्वेश्चन ये है इन कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग द डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट। कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग में डायगोनल टेंशन कंक्रीट, जैसे मान लो कंक्रीट ब्लॉक है, इसमें डायगोनल टेंशन कितनी रहेगी। कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग में डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट क्या रहेगी, हमेशा कम होती है। डायगोनल टेंशन हमेशा क्या रहती है, डिक्रीज हो जाती है, ये याद रखना। ठीक, ये हमेशा याद रखना आप। ओके, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट ही चल रहे हैं अभी अपने। नेक्स्ट है एज पर IS 456/2000 टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है ये परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट अपना UP PSC लेक्चर वाले एग्जाम में ही पूछा था, इसमें से पूछा था ये वाला क्लोराइड वाला। अभी अपन पूरे डिस्कस करते हैं। अगर ऑर्गेनिक है, मतलब आपसे पूछा क्या रहा है, परमिसिबल लिमिट पूछ रहा सॉलिड्स की। ऑर्गेनिक में कितनी रहेगी, 200 मिलीग्राम पर लीटर, सारे याद कर लेना। इनऑर्गेनिक में 3000 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट में 400 मिलीग्राम पर लीटर, क्लोराइड में 2000 मिलीग्राम पर लीटर। कब, विदाउट स्टील, जब स्टील नहीं है कंक्रीट में तब। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, ऐसे पूछा था प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, प्लेन सीमेंट PCC में, ऐसे पूछा था। PCC में कितना रहेगा, तो 2000 था। ठीक है, और जब स्टील है तब कितना रहेगा, तब रहेगा 500, और सस्पेंडेड मैटर में कितना रहेगा, 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना, मैं जल्दी जल्दी सारे कंसेप्ट करा रहा हूँ, आज RCC पूरे ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है मोस्ट इकोनॉमिकल टाइप ऑफ RCC बीम इज। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल टाइप का RCC बीम कौन सा रहता है, डबली रेनफोर्स टी बीम रहता है। याद रखना, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएगा, डबली रेनफोर्स टी बीम। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से पूछा गया किसी न किसी AE एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल टेंशन इन RCC बीम इज ड्यू टू। RCC बीम में जो डायगोनल टेंशन रहता है किसके कारण रहता है, ड्यू टू वर्टिकल शियर स्ट्रेस एंड, एक वर्टिकल शियर स्ट्रेस के कारण एंड हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस के कारण। ठीक है, देखो आगे कंसेप्ट बताया, टू रेजिस्ट डायगोनल टेंशन शियर रेनफोर्समेंट और डायगोनल रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड। हम शियर और डायगोनल रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू रेजिस्ट व्हाट, डायगोनल टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट, ये बताया हुआ है फिगर बना के कि कैसे होता है ये डायगोनल टेंशन, कैसे लगता है, फिगर बना के बताया हुआ है। और उसके आगे भी बताया, आपको फॉर्मूला आपसे कोई पूछ ले कि डायगोनल टेंशन में वैल्यू कैसे होती है, स्ट्रेस की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये P1 और P2 इनकी वैल्यू निकालिए, तो ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। P1 या P2 की क्या रहती है, F/2 प्लस माइनस √F/2 का होल स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। ठीक है, ये आप याद कर लेना। F होता क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल टेंशन होता है अपना, और Q क्या है, ट्रांसफर शियर स्ट्रेस है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा जब भी आएगा तो। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना
कि स्पेसिंग ऑफ shear stirrups in a RCC रेक्टेंगुलर बीम इज, RCC रेक्टेंगुलर बीम में shear stirrups का कैसे स्पेसिंग दिया जाता है, मतलब किस तरीके से रहता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन सबसे सूटेबल रहेगा कि वो इंक्रीज करेगा, जो स्पेसिंग रहेगा ना वो बढ़ेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पैन। जैसे मानो ये आपका कोई बीम है, छोटा सा फिगर बना के बता रहा हूँ, ये आपका कोई बीम है, ठीक है, समझिए पहले, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि जो स्पेसिंग रहेगा ना, स्पेसिंग ऑफ shear स्ट्रप्स, जो shear स्ट्रप्स की स्पेसिंग रहेगी आरसीसी रेक्टेंगुलर बीम में, ये बढ़ेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पैन। स्पैन के सेंटर पे स्पेसिंग बढ़ जाएगी, मतलब इतनी दूर दूर हो जाएंगे सर ये, ठीक है। और वहीं कॉर्नर कॉर्नर में कितने रहेंगे, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, मतलब आरसीसी बिल्कुल पास पास आ जाएगी और सेंटर में दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं कि स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इन स्लैब, स्लैब में किस तरीके से रेनफोर्समेंट दिया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक तो क्या दिया था, 3D और 300 mm ऑफ मेन बार, जो मेन बार है ना उसका आप क्या करोगे, 3D और 300 mm लोगे, ठीक है, इसमें से जो भी रहेगा 3D या 300 mm ऑफ मेन बार। दूसरी बात क्या है, 5D और 450 mm फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार, और डिस्ट्रीब्यूशन बार में क्या करोगे, 5D और 450 mm। डी इज़ द इफेक्टिव डेप्थ इन mm, डी क्या है कि इफेक्टिव डेप्थ है mm में। तो आपसे स्पेसिंग पूछ रहा है ना, स्पेसिंग तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ठीक रहेगी। 3D और 300 mm, 3D और 300 में जितनी ज़्यादा रहेगी वो मेन बार में लेकर चलते हैं हम, और 5D और 450 में जो भी ज़्यादा रहेगी वो डिस्ट्रीब्यूशन बार में हम लेकर चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कि लाइव लोड, ठीक है, वेट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है लाइव लोड टू बी कंसिडर फॉर एन इनएसेसिबल रेनफोर्स्ड कंक्रीट रूफ इज। तो आप याद रखना, लाइव लोड जो हम कंसिडर करके चलते हैं ना, इनएसेसिबल किसके लिए, इनएसेसिबल किसके लिए, इनएसेसिबल रेनफोर्स्ड कंक्रीट रूफ के लिए कितना रहता है, 75 kg पर मीटर स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखना। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आ रहे हैं वापस, क्वेश्चन पढ़िएगा। आरसी शॉर्ट कॉलम है, डायमेंशन दे रखी है, और आपका कंक्रीट का ग्रेड दे रखा है M20, 4 स्टील के वो हैं, मतलब बार हैं अपने, 20 mm के बार हैं, 4 हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार है अपने। Fe415 दे रखा है, और क्या दे रखा है, अंडर द एक्शन ऑफ कोसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है इसमें, ठीक है। हमें इग्नोर करके क्या चलना है, रिडक्शन एरिया ऑफ कंक्रीट इन स्टील बार, द अल्टीमेट एक्सियल लोड कैपेसिटी ऑफ कॉलम इज। तो कॉलम की अपन को क्या बताना है, अल्टीमेट एक्सियल लोड कैपेसिटी, अल्टीमेट एक्सियल लोड कैपेसिटी ऑफ कॉलम इज क्या रहेगी, करेक्ट, मतलब इसका आंसर देखिए। पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम इज क्या रहती है, ये रहती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। PU/Z इज इक्वल टू 0.45 FC के AC प्लस 0.75 FY ASC, ठीक है, ये रहती है। और देखो, एप्लीकेबल ओनली व्हेन मिनिमम एसेंट्रिसिटी इज नॉट ग्रेटर देन 0.05 D। ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो नीचे फॉर्मूला है कब एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना अगर इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो, और आपको पहले से याद है तो कोई बात नहीं। तो ये क्या रहती है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी रहती है कॉलम की, PU/Z इज 0.45 FC के AC प्लस 0.75 FY ASC, ठीक। आगे देखिए, बस आगे तो इन्होंने वैल्यू पुट करी है पूरी। चलो, अब इन्होंने वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आया 1198 किलो न्यूटन। तो ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है अपनी, जो अपन ने ऊपर कंडीशन बताई थी वो फुलफिल नहीं कर रही है। चलो, ये तो होता रहेगा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि सिंगली रेनफोर्स्ड, एक क्या है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, डायमेंशन दे रखी है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस कितनी होगी, mm में पूछा है। बस आपको कंक्रीट का वो दिया है ग्रेड, और स्टील दे रखी है, और पूछा है WSM अप्रोच लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, XC निकालेंगे, जो कि K/D रहता है। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M सिग्मा CVC अपॉन M सिग्मा CVC प्लस सिग्मा ST। इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, याद कर लेना आप, ठीक है। अब M20 दे रखा है, Fe415 दे रखा है, तो आप आराम से सिग्मा CVC निकाल लेंगे। M20 में कितना हो जाएगा, 7 mm का हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था, 3 से डिवाइड करके देखते हैं उसके आसपास की वैल्यू। और सिग्मा ST आपको याद करना पड़ेगा, 415 में इतना ही रहता है, अभी हाल फिलहाल 415 का आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद अपनी M की वैल्यू आ जाएगी 280 अपॉन 3 सिग्मा CVC रख के,
एम भी ये लोग निकाल लेंगे, इसमें हमने उन्हें निकाल दिया है। इसके बाद डायरेक्टली अपन को के में वैल्यू पुट करनी है सारी, एम की पुट कर देना, सिग्मा सी बी सी कर देना और अपना इजीली आंसर आ जाएगा। सिग्मा एस टी की भी कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अगेन थ्योरी वाला पार्ट आ रहा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं। एज पर IS 456/2000 मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है? मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिज़ाइन पर्पस इज कितना रहता है? 0.466 FCK रहता है, याद रखना इस वाली बात को, 0.466 FCK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिज़ाइन पर्पस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शैल बी अज्यूम्ड। डिज़ाइन पर्पस के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के अज्यूम करके चलते हैं 0.67 टाइम्स ऑफ FCK। एंड पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट कितना लेकर चलते हैं? 1.5। ये तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। अब डिज़ाइन स्ट्रेस और आगे बताया कि 0.67 FCK अपॉन 1.5, तो उसको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.446 FCK। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी फॉर डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम एज पर IS 456। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितनी लेकर चलते हैं हम, बताइए। ये विजिबल होगा आपको, आई थिंक सो। तो कंसेप्ट ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी फॉर डिज़ाइन ऑफ व्हाट? रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम एज पर IS 456 कितनी लेकर चलते हैं मिनिमम इसेंट्रिसिटी? मैक्सिमम ऑफ व्हाट? L इफेक्टिव बाय 500 प्लस D और B बाय 30 एंड 20 mm। इनमें से जो भी ज़्यादा रहेगा वही हम लेकर चलते हैं अपनी क्या? मिनिमम इसेंट्रिसिटी। शब्दों पर ध्यान देना, यहाँ पर पूछा मिनिमम इसेंट्रिसिटी और फॉर्मूले में बता रहे हैं कि मैक्सिमम ऑफ, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये IS 456 की ही बोली है पूरी, IS 456 में ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है। नेक्स्ट है अपना कंसेप्ट कि फॉर डिज़ाइन पर्पस अ पार्शियल फैक्टर सेफ्टी ऑफ 1.15 शैल बी यूज्ड इन स्टील। स्टील में कितना लेकर चलते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी? 1.15, इंपॉर्टेंट है। और इफ़ Fy इज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील देन, अगर मान लो Fy क्या है बताई हुई है कि यील्ड स्ट्रेंथ है माइल्ड स्टील की, तब क्या रहेगा डिज़ाइन स्ट्रेस? Fy अपॉन 1.15 लिया तो कितना हो जाएगा? 0.87 Fy। फॉर डिज़ाइन पर्पस आगे बताया हमने, फॉर डिज़ाइन पर्पस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शैल बी टेकन एज, कंक्रीट की कितनी लेकर चलते हैं? 0.67 टाइम ऑफ FCK, ये भी आपको याद रखना है। तो डिज़ाइन स्ट्रेस फॉर कंक्रीट कितना हो जाएगा? 0.67 FCK अपॉन 1.5 क्यों किया? ये उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रहता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील में कितना रहता है? 1.15। ऐसी कंक्रीट में कितना रहता है? कंक्रीट में रहता है 1.5, ये भी आपको याद रखना। तो ये आ जाएगा 0.45 FCK। ये क्या आया अपना निकल के? ये आया आपका डिज़ाइन पर्पस, पूरी लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। फॉर डिज़ाइन पर्पस नहीं, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं कि डिज़ाइन स्ट्रेस निकल के आएगा कंक्रीट में कितना रहेगा? ये 0.45 FCK। तो ये कंसेप्चुअल बातें हैं और क्वेश्चन में आ जाती हैं कभी कभार। नेक्स्ट है अपना कंक्रीट यूज्ड इन और मिनिमम ग्रेड कितना कितना रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। कंक्रीट कहाँ कहाँ पर यूज्ड हो रहा है, उसका मिनिमम ग्रेड कितना कितना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसे रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट में क्या हो रहा है ये देखिए। रेनफोर्स्ड कंक्रीट में M20 है, वाटर टैंक में M30 मिनिमम ग्रेड कंक्रीट यूज़ होता है कंक्रीट का, प्री टेंशनिंग में M40 होता है, पोस्ट टेंशनिंग में M30। ये अक्सर पूछा जाता है कि M40 किस में रहता है, M30 किस में रहता है, और वाटर टैंक का भी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद कर लीजिएगा इन सबको। नेक्स्ट आते हैं रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट इन स्लैब। स्लैब में किस तरीके से रेनफोर्समेंट दिया जाता है ये देख लीजिए, ठीक है। फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट फॉर माइल्ड स्टील में कितना रहेगा? 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, माइल्ड स्टील में। ठीक, आपसे क्या बता रहा है? रेनफोर्समेंट इन स्लैब। स्लैब में कैसे रेनफोर्समेंट दिया जाता है? माइल्ड स्टील में दिया जाता है 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। टोटल से मतलब है B इंटू कैपिटल D, मतलब ओवरऑल डेप्थ जो रहेगी स्लैब में, ठीक है, अपॉन 100। वो परसेंटेज को यहाँ पर सॉल्व किया और कुछ नहीं है, तो आपको याद रखना 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन अगर H/SD बार दे दिया तो कितना रहेगा? 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है फॉर मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट में क्या क्या होगा, मतलब मैक्सिमम रेनफोर्समेंट में क्या रहता है? टेंशन में क्या रहेगा? 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, कंप्रेशन भी रहेगा 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। किस में? इस स्लैब में ही बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों में ही 4% रहता है। मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार यूज्ड इन कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉलम पर।
कॉलम में जो मिनिमम डायमीटर रहता है ना बार का, कभी भी 12 mm से कम नहीं लेते हम, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। नेक्स्ट है अपना कि स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम, कॉलम में ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की कैसे स्पेसिंग की जाती है देख लीजिए। पहला क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन बी और डी। दूसरा क्या है, 16 टाइम्स ऑफ व्हाट, 16 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट डायमीटर यूज्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तीसरा पॉइंट है कि 48 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। और चौथा है 300 mm। इनमें से जो भी सबसे ज़्यादा रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, स्पेसिंग रहेगा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इन स्लैब। स्लैब में रेनफोर्समेंट की कैसे स्पेसिंग दी जाती है, 3D और 300 mm फॉर मेन बार, जो मेन बार रहेगा उसमें ये मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको, 5D और 450 mm फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार। नेक्स्ट देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट टेबल है ये, 456-2000 के अकॉर्डिंग। एक तरफ दे रखा अपन को रेनफोर्समेंट, दूसरी साइड दे रखा वर्केबिलिटी, ठीक है, याद कर लेना। देखो लाइट रेनफोर्समेंट रहेगा तो वर्केबिलिटी क्या रहेगी, लो रहेगी, ठीक है। हैवी रेनफोर्समेंट में मीडियम, और ट्रेंच फिल और पिलिंग में कितनी रहेगी, पाइलिंग में रहेगी हाई, याद रखना। नेक्स्ट कंसेप्ट है एज पर IS 456-2000 द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब सेल बी। फ्लैट स्लैब की मिनिमम थिकनेस कितनी रहेगी, 125 mm। ये आप याद कर लेना, 125 mm रहती है फ्लैट स्लैब की, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि IS 456-2000 के अकॉर्डिंग प्लेन रेनफोर्समेंट कंक्रीट। अच्छा ये बताया कि IS 456 मतलब कौन कौन सा कोड किस किस के लिए है। प्लेन रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए IS 456-2000। कोड फॉर विंड लोड, ये WL है विंड लोड, और EQL मतलब अर्थक्वेक लोड के लिए कौन सा कोड है, 8751984। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन के लिए कितना कोड है, 1893-2002 है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन यहाँ पर हम पूरा RCC कंप्लीट कर रहे हैं आज, ठीक है। अब देखिए ये वाला कॉलम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेबल देखते जाइए। ग्रेड है और अलाउएबल बेंडिंग टेंशन इन वाटर टैंक। वाटर टैंक में काफ़ी पूछा जाता है कि अलाउएबल बेंडिंग टेंशन कितना है, अलाउएबल बेंडिंग टेंशन कितना है वाटर टैंक में, न्यूटन पर mm में है, ठीक है। M25 में रहता है 1.8, M30 में 2, M35 में 2.2 और M40 में 2.4, ठीक है। तो नीचे तक वैल्यू जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है, याद रखना। M25 में 1.8, M30 में 2, M35 में 2.2, M40 में 2.4। नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है कि आपसे पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ क्या रहती है, आपको पता होना चाहिए। बाय डेफिनेशन देखिए पूछ लेते हैं डायरेक्ट, तो वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन व्हाट 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल इज नोन एज FCK, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अपने पास। नेक्स्ट कंसेप्ट रहता है, क्या रहता है, प्री स्ट्रेसिंग इज डन टू। प्री स्ट्रेसिंग हम क्यों करते हैं, तो प्री स्ट्रेसिंग इज डन टू व्हाट, टू एलिमिनेट क्रैक ऑफ कंक्रीट ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। गेट स्मॉलर कंक्रीट सेक्शन, हमें कंक्रीट सेक्शन छोटा बनाना है तो हम प्री स्ट्रेसिंग करते हैं। मेक लार्ज स्पैन स्ट्रक्चर, अगर लार्ज स्पैन स्ट्रक्चर है तो भी हम प्री स्ट्रेसिंग करते हैं। इम्प्रूव शेयरिंग रेजिस्टेंस अच्छा करने के लिए। सेविंग ऑन कॉलम एंड फाउंडेशन, उसमें हमें सेविंग करने के लिए ड्यू टू लाइटर वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर का लाइट वेट हो जाता है, इस कारण से हमें सेविंग कर सकते हैं हम कॉलम और फाउंडेशन में। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि एंकर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड लिखा, ठीक है। एंकर वैल्यू ऑफ बैंड, एक मिनट, एंकर वैल्यू ऑफ बॉन्ड शैल बी टेकन एज 4 टाइम द डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है, वेट कीजिए एक मिनट। Anchor value of band shall be taken as 4 times the diameter of the bar for each 45-degree band। एक मिनट, ये बैंड है, ठीक है, तो बॉन्ड नहीं है, बैंड है, ठीक है, ये थोड़ा जल्दी में लिखा इसलिए बैंड है, ये याद रखना। तो कंसेप्ट ये है कि एंकर वैल्यू ऑफ बैंड शैल बी टेकन एज व्हाट, 4 टाइम, कितना लिया जाता है, एंकर वैल्यू 4 टाइम ली जाती है, 4 टाइम द डायमीटर ऑफ द बार फॉर ईच 45-degree बैंड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। काफ़ी पूछा जाता है बेंट वाले क्वेश्चन कि बार को आपने बेंट किया किस किस हिसाब से और कैसे कैसे आप डायमीटर लोगे। जैसे फॉर 45 डिग्री बेंट पे हम लेते हैं 4 फाई। फाई क्या है, डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ बार, जो भी आप बार लेकर चल रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री बेंट पर हम लेते हैं 8 फाई, ठीक है। और 135 डिग्री बेंट पर लेते हैं कितना, 12 फाई, ठीक है। तो याद रखना 4 ऐड होता जा रहा, 4 + 4 8, 8 + 4 8 + 4 12, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन,
नेक्स्ट कंसेप्ट है द लिमिटिंग शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट सेक्शन ऑफ विड्थ बी दे रखी है, इफेक्टिव डेप्थ डी दे रखा है, कैरिंग ए शियर फोर्स वी। तो आपसे पूछ रहा है लिमिटिंग शियर स्ट्रेस कितना रहता है, तो याद कर लेना टाउ वी इक्वल टू वी अपॉन बी डी, नॉर्मल और लिमिटिंग शियर स्ट्रेस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एवरेज शियर स्ट्रेस कितना रहता है, वी अपॉन बी जे डी, ये रहता है एवरेज शियर स्ट्रेस। वी होता क्या है वैसे, ये तो फॉर्मूला था, याद कर लेना, सिंपल ही है। वी होता है शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, ठीक है। बी एंड डी आर विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द सेक्शन, ये बताया बस आपको कि क्या क्या नोटेशन है। जी क्या रहता है, कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म रहता है, ये यहाँ पर जो जे दे रखा है, ठीक है। तो एवरेज शियर स्ट्रेस वी अपॉन बी जे डी होता है, याद कर लेना। नेक्स्ट कंसेप्ट है इन टू वे स्लैब पैनल द विड्थ ऑफ एज स्ट्रिप्स इज टेकन एज। टू वे स्लैब पैनल में विड्थ ऑफ एज स्ट्रिप कितनी ली जाती है, L/8 ली जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिगर बना के बताया हुआ है कैसे कैसे ली जाती है, ठीक है। यहाँ पर L/8 ली जाती है, ये दे रखा है, ये है एज स्ट्रिप्स, ठीक है। और अंदर कितनी है, 3L/4, मिडिल में 3L/4। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर कितना लेकर चलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन 0.87 F//ES प्लस 0.002 और F// बस वो अपॉन में ले लिया 1.15 ES प्लस 0.002। तो ये क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन है इन टेंशन रेनफोर्स्ड कंक्रीट में, ये लेकर चलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन कंप्रेशन में कितने लेकर चलते हैं, इन बेंडिंग स्टेकन है 0.0035, काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि बीम विथ लार्ज डेप्थ इन रिलेशन टू स्पैन आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, डीप बीम बोलते हैं। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बताया गया क्लासीफाइड है, अगला कंसेप्ट है कैसे क्लासीफाइड किया गया, एल इफेक्टिव बाय डी स्मॉलर देन 2 रहता है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में। फॉर कंटिन्यूस बीम में कितना रहेगा, एल इफेक्टिव बाय डी स्मॉलर देन 2.5, ठीक है, ये भी आप याद रखना। ये है आपका ये अलग कंसेप्ट है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम में एल इफेक्टिव बाय डी स्मॉलर देन 2 लेकर चलते हैं, ठीक है। और फॉर कंटिन्यूस बीम में कितना लेकर चलते हैं, डीप बीम में एल बाय डी इज स्मॉलर देन 2.5। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि बेसिक वैल्यू फॉर स्पैन बाय डेप्थ रेशियो अप टू 10 मीटर, 10 मीटर तक एज पर डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया क्या क्या रहती हैं वो देख लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंटिलीवर में रहती है 7, L/D इफेक्टिव की वैल्यू है, ठीक है। ये कैंटिलीवर में 7, सिंपली सपोर्टेड में 20 और कंटिन्यूस में 26, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका फॉर स्पैन ग्रेटर देन, अब मान लो स्पैन 10 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा, वैल्यू गेट रिड्यूस्ड बाय फ्रैक्शन 10 अपॉन स्पैन, ठीक है, 10 अपॉन स्पैन से हो जाएगी। और आगे दिया एक्सेप्ट कैंटिलीवर, सिर्फ कैंटिलीवर को छोड़ के सब में यही रहेगा, 10 अपॉन स्पैन हो जाएगा और 10 मीटर से ज़्यादा रहेगी तो, ठीक है। एग्जांपल मान लो कि सिंपली सपोर्टेड बीम की लेंथ हो गई 15 मीटर, तो हम क्या करेंगे, 10 अपॉन स्पैन किया हमने, ठीक है, स्पैन है 15 का, 10/50 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बस आप मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हमें पता है सिंपली सपोर्टेड में कितनी लेकर चलते हैं, 20 लेकर चलते हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, L/D का रेशो। नेक्स्ट कंसेप्ट है इफेक्टिव विड्थ BF फॉर आइसोलेटेड टी बीम के लिए क्या रहता है, आइसोलेटेड टी बीम के लिए रहता है ये BF इक्वल टू L0 होल अपॉन L0 बाय B प्लस 4 प्लस BW। अब BW क्या है, विड्थ ऑफ वेव है ये, ठीक है, W फॉर वेव, L0 ओवरऑल लेंथ और L0 बाय B तो पता ही होगा प्लस 4 है। नेक्स्ट आओ फॉर बीम प्लस कंटिन्यूस स्लैब, अब मान लो ऐसी स्लैब दे रखी है इसमें बीम है और कंटिन्यूस है, तभी क्या रहेगा, तब रहेगा आपका BF इक्वल टू L0 बाय 6 प्लस BW प्लस 6DF, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, बस यहाँ पर अपना RCC के सारे कंसेप्ट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो AE एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।